एक ऐसा ग्रुप जो बिना गन्स के दुनिया के डिसीजन बदल रहा है, जिसकी इकोनॉमी यूएसए से टक्कर लेती है, पॉलिटिक्स दुनिया के मूड को सेट करती है और मिलिट्री पावर बिना आर्मी के भी फियर क्रिएट कर रही है। ये यूरोपियन यूनियन है, एक साइलेंट सुपर पावर जिसके इन्फ्लुएंस के जाल में पूरी दुनिया उलझी हुई है। लेकिन कैसे, कब से और कितनी पावर है एक्चुअली ईयू के पास, यूरोपियन यूनियन के पास? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन पूरी की पूरी दुनिया पर राज कर रही है, और देखेंगे कि पॉलिटिकली यूरोपियन यूनियन के डिसीजन दुनिया को कितने इफेक्ट कर रहे हैं, कितना इंफ्लुएंस छोड़ रहे हैं, और मिलिट्री वाइज भी देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन कितनी पावर में है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, एज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जब हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो हमारे पास पहली चीज आती है, जब हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं हमारे पास पहला ही पॉइंट ये आता है कि यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है, या जीडीपी की बात करें हम, यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो 17 ट्रिलियन डॉलर है। वो 17 ट्रिलियन डॉलर है, और ये इकोनॉमी यूएसए को टक्कर दे रही है। कहने का मतलब ये है कि यूएसए के बाद दूसरे सबसे बड़े नंबर पर अगर कोई इकोनॉमी आ रही है तो वो कौन है? यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है, अकॉर्डिंग टू 2016। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, वो किसके लिए खतरा बनी हुई है? वो किसको टक्कर दे रही है? यूएसए को। थ्रेट है ये यूएसए के लिए। और जब हम थर्ड इसके शेयर की बात करते हैं तो इसका थर्ड शेयर ऑफ ट्रेड है। पूरे वर्ल्ड में इसका ट्रेड बहुत ज्यादा फेमस है। कैसे? इसने आपने देखा होगा, वीडियोस में देखते हो, फिल्मों में देखते हो कि किस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर है ही नहीं, जैसे एक लाइन खींची हुई है। बहुत सारे घर ऐसे हैं, इधर एक कंट्री में भी है, दूसरी कंट्री में भी है ना? हम छलांग लगाते हैं, दूसरी कंट्री में आ जाते हैं, हम छलांग लगाते हैं, पहले कंट्री में आ जाते हैं। कितनी ही कंट्रीज के हमारे पास एग्जांपल्स है। क्या है ये? इन्होंने ट्रेड ओपन किया हुआ है। मतलब कोई मर्जी यूरोपियन कंट्री किसी मर्जी कंट्री में जाकर अपना ट्रेड कर सकती है, फ्री ट्रेड और लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड। यहीं पर ये बस नहीं करते, यहीं पर ये स्टॉप नहीं होते। इन्होंने अपना ट्रेड आगे बढ़ाया किसके साथ? एशिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ। मतलब ये अपने आप को दिन ब दिन और मजबूत कर रहे हैं। और इट आल्सो फंक्शन एज एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक in the international economic organization such as World Trade Organization। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी एक अच्छा असर छोड़ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली इससे बड़ी चीज क्या होगी कि यूरोपियन यूनियन का कोई मेंबर यूएनओ का पार्ट है। इससे बड़ी चीज क्या होगी कि यूरोपियन यूनियन का कोई मेंबर यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनओ। फ्रांस यूएनओ का परमानेंट मेंबर है। अब यहां पर ये जी पॉलिटिकली कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? वेरी सिंपल, सोच के देखिए। यूएनओ क्या है? वैसे तो हम हमारे 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे कि यूएनओ क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करें यूएनओ क्या है? यूएनओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के मसलों को बहुत सीरियसली लेती है, जहां पर पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज इकट्ठा होती हैं, जहां पर पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज आपस में इश्यूज डिस्कस करती हैं, और उसका कोई बंदा परमानेंट मेंबर हो, और वो परमानेंट मेंबर किसका हिस्सा हो? यूरोपियन यूनियन का, ईयू का। मतलब यह है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, वर्ल्ड के फैसलों पर, दुनिया के फैसलों पर किसका असर
देखने को मिल रहा है? यूरोपियन यूनियन के मेंबर का या यूरोपियन यूनियन क्या की बात है? यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो एज नॉन परमानेंट मेंबर उसका यूएनओ का हिस्सा है। अब यहां पर बात यह है कि चाहे वो परमानेंट मेंबर हो चाहे वो नॉन परमानेंट मेंबर हो, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को इंपैक्ट तो डाल रहे हैं वर्ल्ड की। अब देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं। वैसे तो ना हम डिटेल में जो है यूएनओ के बारे में हमने हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में काफी डिटेल में कवर करना ही है, लेकिन वैसे ही अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं ना, तो यूएनओ की हमारे पास कोई 5 या 6 ऑर्गन्स हैं। मैं 5 या 6 इसके लिए बोल रहा हूं कि उनमें से एक ऑर्गन ऐसा है जो सस्पेंड हुआ है, ठीक है। 5 या 6 ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम बात करें यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेट, ठीक है, इकोसॉक, या फिर एक और है इसकी जुडिशरी, जिसको हम कह देते हैं वर्ल्ड की जुडिशरी कह देते हैं हम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम आईसीजे कहते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़कर बाकी के सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएसए। आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? द हैग, नेदरलैंड। चलो खैर, इसको हम अगर इग्नोर कर दें, बाकी के सभी के ऊपर किसका राज चल रहा है? यूएसए का। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि एज परमानेंट मेंबर यूरोपियन यूनियन यूएसए की पॉलिसीज पर असर छोड़ रही है, यूएसए की पॉलिसीज पर सवाल उठाएगी? बेशक सारा कुछ हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि यूएसए कंट्रोल करता है, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएसए उसके यूएनओ के, उसमें एक मेंबर कौन है? फ्रांस है। तो एक वैल्यू है भाई, समझ में आया? और जब हम एज मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, जब हम मिलिट्री की बात करते हैं, तो यहां पर आकर भी यूरोपियन यूनियन कोई कम नहीं है। यहां पर आकर भी यूरोपियन यूनियन के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है यूरोपियन यूनियन की, अगर हम कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, तो ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फोर्सेस हैं। सेकंड लार्जेस्ट फोर्सेस, इमेजिन, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, यूएसए के बाद सबसे ऊपर तो ओबीसी के यूएसए है। और अगर हम इसके टोटल डिफेंस की बात करें या फिर डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग की बात करें, तो ये दूसरे नंबर पर, यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर अपनी आर्मी पर, अपने डिफेंस पर खर्चा करते हैं। अगर हम इसके एक जो ईयू मेंबर फ्रांस है, फिर से मैं फ्रांस को लेकर आ रहा हूं यहां पर, अगर हम फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस के पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, और जिनकी गिनती है अप्रोक्सीमेटली 335, बल्कि इनके पास न्यूक्लियर पावर है। इमेजिन, फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर है, तो मतलब यूरोपियन यूनियन के पास क्या है? न्यूक्लियर पावर है। इट इज आल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये स्पेस की बातें करते हैं, ये स्पेस की सर्चेस करते हैं, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना अच्छा मुकाम हासिल किए हुए हैं ये। और जब हम बात करते हैं एज सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूरोपियन यूनियन जो है ये इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली बहुत सारे एरियाज पर अपना इसने कंट्रोल रखा हुआ है। लेकिन यहां पर हमें ना एक चीज डिस्कस करनी पड़ेगी। क्या डिस्कस करना पड़ेगा? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक यहां पर फिर से हम वही सवाल उठा रहे हैं कि यूएसएसआर खत्म क्यों हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? क्योंकि यूएसएसआर की पॉलिसीज बहुत खतरनाक थी। यूएसएसआर की पॉलिसीज या कंट्रोल उनका स्ट्रांग था, या ये कह लो कि वो इस तरह से कंट्रोल करते थे कि वो कंट्रोल नहीं था, डोमिनेंट थी, वो डोमिनेट करते थे। एग्री? लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन भी ऐसा ही कुछ कर रही है? क्या यूरोपियन यूनियन भी अपने मेंबर कंट्रीज को कंट्रोल में रखा हुआ है? क्या यूरोपियन यूनियन भी अपने मेंबर कंट्रीज को प्रेशराइज कर रही है? क्या यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज है वहां पर रहने वाले लोगों को भी अलाइनेशन की फीलिंग आती है? तो इसका जवाब होगा नहीं।
क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अगर उनको यूरोपियन यूनियन के साथ कोई मसला होता है तो वो अलग हो सकती है, उनको इजाजत है। तो हमारे पास कुछ एक टॉपिक है, जैसे हम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात करें। किसी वक्त ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था टोनी ब्लेयर। वो अमेरिका का पार्टनर था जब अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया था, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो यूएसए एक ना, मतलब क्या कहेंगे हम उसको, एक कोलिशन ऑफ विलिंग चला रहा है। तो उसमें जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका की पॉलिसीज को अपोज किया, बाकी सभी ने उनको माना है। चलो इससे भी हम ज्यादा क्लियर करेंगे। एक ना अंडर यूरो स्केप्टिसिज्म, आपकी बुक में वर्ड आएगा स्केप्टिसिज्म। अब ये स्केप्टिसिज्म क्या है? ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर kept the UK out of the European market, out of the euro skepticism। मतलब कि यूरोपियन यूनियन में जो करेंसी है या यूरोपियन यूनियन की जो बातें हैं वो ये माने चाहे ना माने, ये इसका मतलब ये है कि हम, हमारी मर्जी है भी हम माने या ना माने। डेनमार्क की बात कर ले हम, स्वीडन की बात कर ले हम, उन्होंने मास्ट्रिक्ट एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के वो खिलाफ थे। अब ये मास्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या है? मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ये कह रही है कि हम सभी की एक कॉमन करेंसी होगी। तो डेनमार्क कह रहा है कि मुझे, मैं नहीं वही कॉमन करेंसी में आऊंगा। स्वीडन कह रहा है कि मैं नहीं भी कॉमन करेंसी में आऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि हमने एक ऐसी यूनियन की बात की है, या बात करें कि मेरा ख्याल है कि इस यूरोपियन यूनियन का सारा सच आपके सामने आई थिंक आ गया है। अब कमेंट में आपकी टर्न है, कमेंट में आपने लिखना है, क्या लिखना है कि यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है। या फिर आपके लिए एक और टास्क है, और वो टास्क ये है कि इमेजिन अगर भारत, इंडिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर होता तो क्या होता। सोचिए और बताइए। जिसका भी बेस्ट आंसर हुआ तो वो नेक्स्ट वीडियो में फीचर होगा। तो सर्च कीजिए, देखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई पावरफुल एनर्जी के साथ। और वो नया टॉपिक क्या है? एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ओके, थैंक यू।